मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, जहाँ म्यू क्या है, मास बाई लेंथ, म्यू हमारा मास बाई लेंथ, जानते हैं ना, मास पर यूनिट लेंथ। ये कहानी ट्रांसवर्स वेव की है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जांपल कहाँ चलेगा ये हमारा चलेगा जो हमारा स्ट्रिंग वाला केस है कि किसी स्ट्रिंग में वेव का फ्लो कैसा होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो आज का टारगेट हमारा वेव वेलोसिटी, वेव के बारे में है, मतलब हम वेव के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, और थोड़ी सी बात लॉन्गिट्यूडनल की भी बताऊंगा। इसकी बेसिकली आज बात होगी वेलोसिटी की, इसकी वेलोसिटी की हम पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स। चलिए, अब ये तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव दे दिया हमने, और वैल्यू आ रही है यहाँ पे अंडर रूट टी बाई म्यू। यहाँ पे टी क्या होगा हमारा, टेंशन, रस्सी में जो टेंशन होगा। यानी कि देखो, ये वेलोसिटी किसी रस्सी में तभी ट्रेवल कर सकती है जब उसके अंदर टेंशन हो, जब उसके अंदर टेंशन हो। कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि मैं अगर कोई इस तरीके से यहाँ पे कोई ब्लॉक लटका देता हूँ जिसका मास m है, तो नीचे इसने mg लगाया होगा, ऊपर में टेंशन हुआ होगा, तो ये वेव इस तरीके से रस्सी में वेव ट्रेवल करा। ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, सही है। अब आ जाओ, एक होता है, अच्छा, ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन समझते हो, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स। अच्छा, एक आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव पे काम करा तो फिर उनको पता लगी बात कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी होती है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, ई पे। तो थोड़ा सा लिख लो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी v इक्वल्स टू अंडर रूट ई बाई रो होता है, ई बाई रो। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात है, लॉन्गिट्यूडनल वेव v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके ऊपर बात चल रही। सही है। ट्रांसवर्स वेव को फील करना आसान है। लॉन्गिट्यूडनल को पहले हल्का सा इसका आइडिया लेते हैं, फिर और काम करेंगे इस पे। पहले लॉन्गिट्यूडनल का आइडिया लेते हैं। लिखो, स्पेशल डिस्कशन ऑन लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पेशल डिस्कशन ऑन लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान से इसको सुन लेना। सबसे पहले ई की बात, ई को तुम क्या बोलते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके बारे में इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ा जाता है। शायद हमने पढ़ लिया, इलास्टिसिटी पढ़ लिया ना। अच्छा, अब ई जो होगा, तुमको थोड़ी पुरानी बातें याद हो तो अगर मैं सॉलिड की बात करूंगा, जैसे रॉड वगैरह का केस जो आएगा, उसमें इसका ई का काम कौन करता है, यंग मॉडुलस। तो वहाँ पे उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। जब मैं गैसेस की मीडियम की बात करूंगा, लिक्विड की बात करूंगा, गैस, स्पेशल यहाँ पे गैस की बात चलेगी, तो इसमें चलेगा बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी। मान लो कि बी से डिनोट कर दिया, लोग के से भी कर सकते हैं, मान लीजिए बी से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस और यहाँ पे बल्क मॉडुलस। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में भी प्रोपेगेट करेगा और फिर गैस में भी प्रोपेगेट करेगा। जैसे साउंड की बात करिए, साउंड, तो साउंड वेव की बात करोगे तो साउंड सॉलिड में भी जाता है और साउंड गैस में भी जाता है। तो अब एक अंदाज़ा लगा होगा कि किसी भी चीज़ में जो स्पीड की बात करेंगे ना, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड की बात करेंगे, तो वो उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उतनी ही ज़्यादा साउंड की स्पीड हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी देखने से लग रही है। ऐसी बात अपन कब कर सकते हैं, जब नीचे का डेंसिटी क्या रखें, अपन कांस्टेंट रखें। तो बस इसको ऑब्जर्वेशन को ध्यान दो कि कब कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हमारे पास सिर्फ दो फार्मूले दिख रहे हैं अपने को, एक तो है अंडर रूट टी बाई म्यू, एक हमारे पास है अंडर रूट टी बाई म्यू, और एक जो अपने को दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास अंडर रूट ई बाई रो। इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। जैसे एक दो कहानी इसकी यहाँ से देखो क्या कह रहा है।
देखो यहाँ से कुछ बातें लिखिए थ्योरेटिकली। लिखो व्हाट हैपन वे, चाहे एक काम करो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो क्या तुम? खुद से लिख सकते हो, स्पेशल कुछ बोलने की बात। यहाँ बताओ वी क्या लिखोगे तुम, उसको देख के बोलो। ई नहीं, क्या बोलना चाहिए? हाँ वाई 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 बाई रो। यहाँ पे वी क्या बोलोगे? अंडर रूट बी बाई रो। हाँ बीटा बी कुछ भी, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको एक छोटा सा सवाल था बेसिकली इसमें, तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ बातें अब काम की है, अब काम की है, अब काम की है। अभी का हमारा पूरा का पूरा टारगेट गैस पे होगा, पहली बात तो ये है। सॉलिड वाली बात अभी नहीं है, अभी का पूरा टारगेट हमारा गैस पे है। अब तुमको ध्यान में होगा कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट पहुँचे। पहले का कौन आया? न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि ये साउंड अगर गैस में प्रोपेगेट करेगा, और हम बात किसकी कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो फॉर्मेशन किसका होगा? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का होगा। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो बी है ना, ये बी आइसो है। मतलब ये बात न्यूटन ने कही, न्यूटन्स की बात है कि जो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है ना, किसमें? जब साउंड गैसियस मीडियम में ट्रेवल करे, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल है। आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल है। इसका मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला निकल के आया वो बी आया था, बी आइसो, नीचे आया रो। अब लोगों ने क्या किया, जब इस फार्मूले के हिसाब से जो वैल्यू निकाली ना, और एक प्रैक्टिकल जो साउंड की वैल्यू निकाली, प्रैक्टिकली वैल्यू अलग होती है। प्रैक्टिकल वैल्यू लोगों को पता था कि भाई प्रैक्टिकल तो चलो 320-330 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये है। लेकिन जब न्यूटन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकाली गई लगभग, तो ये कुछ अलग आया। ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूँ, मान लो 280 आ गया, डिफरेंस। तो इतना जो ज़्यादा डिफरेंस आया इस न्यूटन के कॉन्सेप्ट को मान के, तो फिर न्यूटन वाली बात वैलिड नहीं हुई। गलत नहीं है, क्योंकि इसमें से न्यूटन ने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने कहा था कि भैया इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। न्यूटन ने कहा अच्छा किस प्रोसेस में? जो हाँ गैस में। और क्या बनने में? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो बनता है, जो साउंड चलता है ना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में। तो इसने कहा कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनने का जो प्रोसेस है साउंड के ट्रेवल होने में, कंप्रेशन समझते हो ना, ऐसे प्रेशर डिफरेंस, तो वो जो आया था वो होगा टेम्परेचर कांस्टेंट वाला। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात मैच नहीं हो पाई, तो फिर क्या कहा गया? फिर आए इसको करेक्ट करने के लिए लाप्लास। तो लाप्लास जब आए तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है। तो उनके हिंट से क्या बात हुई? ये बात कही थी लाप्लास ने कहा कि ये एडियाबैटिक है। मतलब उसने कहा कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो प्रोसेस बनता है ना, बहुत तेज़ होता है, वेरी फास्ट। इतना फास्ट होता है कि मौका ही नहीं मिलता कि सराउंडिंग से हीट का लेन देन किया जा सके। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। और जब उन्होंने फार्मूला दिया वी का, तो उन्होंने कहा बी आपकी न्यूटन की पूरी बात सही है, न्यूटन की बात को गलत नहीं कहा, तभी तो इसकी बात को करेक्शन कहा जाता है। ये थोड़ी बोलते न्यूटन की लॉ फेल हो गया, इसको बोलते हैं न्यूटन की बात को करेक्शन। करेक्शन कब कर सकता हूँ? जैसे मुझे मान लो डॉग लिखना है, मैंने बॉग लिख दिया, तो डी को बी बना दिया, सिंपल सी बात। उतनी ही बात यहाँ पे करी थी, बी आइसो को इसने बस इतना कह दिया कि ये बी एडियाबैटिक है और नीचे रो है, तो इसी को बोला जाता है लाप्लास करेक्शन। तो उसने बस इसको बी एडियाबैटिक कह दिया, कारण समझा दिया मैंने कि उसका कहना था कि देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट तो यहाँ अलग बात है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं चलेगी। ये क्या एडियाबैटिक है, मतलब कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन बहुत तेज़ बनता है, इतने तेज़ में हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई बी एडियाबैटिक अपॉन रो। हाँ, और इससे जो वैल्यू आई, इसको मान के जो वैल्यू आई वो एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच कर गई, इसीलिए ये सही हो गया। तो हम याद रखेंगे v इक्वल्स टू बी एडियाबैटिक अपॉन रो। ये तो एक बात है, ये तो लाप्लास की बात है, एक बात है। तो हम याद रखेंगे v इक्वल्स टू अंडर रूट बी एडियाबैटिक अपॉन रो, ये तो एक बात है। अब चलो हमारे काम की बात अब क्या है आगे, इसको मिटा दूं क्या? अब देखो हमारे पास बी एडियाबैटिक है, मतलब अगर मुझे बल्क मॉडुलस निकालने आ गया तो मेरा काम हो जाएगा।
तो हमको थोड़ा सा बल्क मॉडुलस निकालने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बल्क मॉडुलस निकालने की प्रैक्टिस हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखाता हूँ, लिखो फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालो। निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? देखो बी कैसे निकालोगे, बी निकालोगे ऊपर में क्या लिखोगे? स्ट्रेस, नीचे लिखोगे स्ट्रेन, ऊपर में स्ट्रेस नीचे में स्ट्रेन। तो बी लिखोगे तो स्ट्रेस कितना लिखोगे? और ज़रा हाँ, अब ज़रा सोचो यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है ये चेंज इन प्रेशर के बराबर होता है क्या? तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा हमारा आएगा चेंज इन प्रेशर, और स्ट्रेन जो आएगा वो आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। क्या इसमें साइन निगेटिव का लगाएंगे? बिकॉज डिक्रीज होता है। डेल्टा पी अपॉन माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी। बात सही है क्या? तो ये यहाँ से निकल के आ गया। अच्छा, इसको और अच्छा लिख सकते हो, इसको और चाहो तो मैं से लिख सकते हो, बी इक्वल्स लिख सकते हो माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई वी। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बी की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई, सही है। तो इसको लिख के एक डब्बे में डाल दो कि हाँ चलो बी हमारा इतना आ गया। इसका यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी मेरे मन में एक और विचार आया कि भाई अल्टीमेटली मुझे यहाँ पहुँचना है, बी एडिबेटिक में मुझे वहाँ पहुँचना है। तो हम किसी तरीके से बी एडिबेटिक तक पहुँचना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के मुझे बी निकाला है। अब जैसे ही मैंने डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी लिखा हुआ देखा तो मेरे मन में स्लोप का एक विचार आया। स्लोप, क्योंकि अगर कोई ग्राफ होगा जिसमें ऊपर में पी नीचे में वी रहा होगा तो उसका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपने को स्लोप देगा। तो क्यों ना हम एक बार स्लोप सोचें। और प्रोसेस कैसा? एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में जाने का नहीं अपने को, हम हैं एडियाबैटिक में। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स पीवी डायग्राम, यहाँ से मन में आ रहा विचार, यानी कि अगर ये पीवी डायग्राम होता, पीवी डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, अगर ये पीवी डायग्राम होता तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी स्लोप होता किस प्रोसेस का? एडियाबैटिक का। लिखो वी नो दैट slope of adiabatic processes क्या होता है बताओ? माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई बी, वही तो है, माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई बी। स्लोप आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक, माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई बी। स्लोप माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई बी। थर्मो पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो देखो ना, बी अगर मैं एडियाबैटिक का यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे स्लोप लिख देता हूँ, माइनस ऑफ गामा, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई वी अपॉन वी। वी से भी निकल गए, क्या बना? गामा टाइम्स पी, गामा टाइम्स पी। तो बी एडियाबैटिक के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? गामा टाइम्स पी। तो मेरे काम का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस नहीं, गामा टाइम्स पी अपॉन रो, गामा टाइम्स पी अपॉन रो। मेरा गामा थोड़ा इसी स्टाइल का रहा है तो अभी रही रहेगा, माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई रो। मैं फिर से बताता हूँ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है क्योंकि ये पचता नहीं है लोगों को। देखो यहाँ में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा देखते ही मेरे मन में आ गया थर्मो, क्योंकि थर्मो में ही तो पी बाई बी प्रेशर व अपन वॉल्यूम का काम हर थर्मो में चलता है। और लाप्लास ने कहा था कि प्रोसेस भी एडियाबैटिक है, लाप्लास ने कहा था प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो मुझे याद है, अच्छा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एडियाबैटिक प्रोसेस का है, ओहो मतलब ये स्लोप की बात है। तो माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई बी होता है, ये मुझे याद होना चाहिए। अब यहाँ वी से बी कट गया तो ये आ गया बी एडियाबैटिक गामा टाइम्स प्रेशर। अब जो तुम बोल रही थी ना आइसोथर्मल, अगर ये आइसोथर्मल होता तो बी आता उसमें गामा नहीं रहता, सीधा प्रेशर हो जाता हो। यानी कि बी आइसो प्रेशर के बराबर होता है, चाहो तो कहीं लिख लो, बी आइसो प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन बी एडियाबैटिक गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होगा। बी आइसो सिर्फ प्रेशर के बराबर होता है और बी एडियाबैटिक गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होता है। तो हम तो यही यूज़ करेंगे ना, गामा टाइम प्रेशर। और गामा जानते हैं ना आप, सी पी अपॉन सी बी होता है। सी पी अपॉन सी बी मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, ये भी आपको पता है कि गामा जैसी आ गया तो पूरा का पूरा केटीजी आने वाला है। हम जितने क्वेश्चन चाहे निकाल सकते हैं। तो गामा जैसी आएगा तो मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक के अकॉर्डिंग चेंज होगा,
मिक्स कर दूंगा तो गामा मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, तो पूरी की पूरी KTG यहाँ से निकल के आ सकती है। अच्छा चलिए उस पे आएंगे धीरे धीरे जब जब जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से जब इतनी बात हमको समझ में आ गई है तो अब ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ से क्या क्या तुम निकाल सकते हो, उसके लिए समझो हमको क्या याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम V का फार्मूला अब मेरे लिए ट्रांसवर्स वेव में क्या रहा, √T/μ। जब टेंशन होगा तभी वेलोसिटी की बात होगी। अच्छा हम अब पढ़ना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। उसमें V का फार्मूला गामा टाइम्स P/ρ। अगर मैं P/ρ को निकाल सकता हूँ मोल कॉन्सेप्ट के हेल्प से तो एक और नया फार्मूला निकल के आएगा, RT/mW आएगा। अभी तुम निकाल के देखो, तुम यूज़ करो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में चलते हैं। हाँ जो आइडियल गैस इक्वेशन है वहाँ से चलिए, PV = आप निकाल दो μRT। अब चलो यहाँ से P/ρ निकाल के देखो कितना आ रहा है, खुद से करिए। P/ρ निकाल के देखो कितना आ रहा है। कितना आया RT/mW। तो P/ρ आएगा हमारा RT/mW। तो इसका एक और फार्मूला यहाँ से निकल के आएगा, गामा टाइम्स P/ρ के जगह पे RT/mW से मैं मोलिकुलर वेट कहना चाहता हूँ। ये तुम ऐसे लिख सकते हो। दिक्कत है तो बोलो। PV = μRT है, म्यू को क्या लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और उसको वॉल्यूम से आप करिएगा तो डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके मास को कन्वर्ट कर सकते हैं आप आराम से। चलिए तो अब मेरे पास एक रिलेशन आया कि यहाँ पे जब वेलोसिटी की बात हुई किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा डिपेंड। अब देखो अच्छी बात तुमको बताता हूँ। अब इतना करने के बाद से हमको एक अंदाज़ा लग गया कि जब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूँगा, और बात किसकी करूँगा, गैस में ट्रेवल होने की, तो वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। अब हर एक फैक्टर को बारी बारी से अपने को समझना पड़ता है, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको देख लेंगे। अभी तक यहाँ की बात क्लियर है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा एक चीज़ पे डिपेंडेंसी होगी चेक करने के लिए तो बाकी को कांस्टेंट माना जाएगा, तभी तो डिपेंडेंसी चेक होती है। तो इसको फिर धीरे धीरे किसी दिन थ्योरेटिकल पार्ट में बात कर लेंगे इसके ऊपर। तो कंक्लूजन इसका अभी तक का ये है, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात है। सबसे ज़्यादा बताओ साउंड की स्पीड किस में होती है, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में ई सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है चलिए, तो कुल मिला के इस पर इतनी बात है। अच्छा टेम्परेचर के साथ अगर मैं ग्राफ पूछूँ तो बना सकते हो? V और T के बीच ग्राफ कैसा बनेगा बताइए तो? V और T के बीच का ग्राफ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि V प्रोपोर्शनल √T लिखा हुआ है। आप जो है V और T के स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, V प्रोपोर्शनल √T लिखा हुआ, V प्रोपोर्शनल T लिखा हुआ। अब मुझे ग्राफ चाहिए ऊपर में V नीचे में T। अब सवाल है कि फेस किधर रखूँ? हाँ नहीं, कम पावर की तरफ, कम पावर, जिसका पावर 1 है उसके तरफ मुंह खुलता है उसका। ये T के तरफ, ये T के तरफ। अगर यही ग्राफ V/√T की तरफ पूछा जाता तो वो स्ट्रेट लाइन होता। ऊपर में V नीचे में अगर √T पूछा जाता तो ये ग्राफ होता सीधा। ये ग्राफ ध्यान रखें क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहेगा, ऊपर में V नीचे में T, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, तो ये नहीं चलेगा। हमेशा पैराबोला का फेस जो है, पैराबोला का जो मुंह जो है वो जिसका पावर 1 हो उसकी तरफ खुलता है। ये पूरा पैराबोला ऐसा ही तो होता, ऐसा ही तो होता पूरा। तो इसका फेस हमेशा रहेगा कम पावर वाले की तरफ। ये इसकी बात है, तो इसको समझ में रखने की ज़रूरत है। तो ये एक बेसिक आइडिया हमने रखा है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। आज का टारगेट लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेसिक करने का था और मेन हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो लॉन्गिट्यूडनल का तुमको समझ में आ गया। तो अब जो कल की जो बात होगी वो इसी के बाद शुरू करूँगा, ग्राफ के बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब आओ ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव में कुल मिला के रस्सी में वेव का प्रोपगेशन करना है। ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब ऐसा वेव जो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। और ऐसे वेव की खासियत ये है कि ये देखो आराम से रस्सी में टेंशन होना बहुत ज़रूरी है। नो टेंशन नो वेव, मतलब वेव का प्रोपगेशन होने के लिए रस्सी में टेंशन होना ज़रूरी है कि नहीं। अब चलो क्वेश्चन के फॉर्म में इसको सीखते हैं। एक दो बात इससे मैं थोड़ी करके चाहो तुमसे बोल भी सकता हूँ। जैसे आओ थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। V = तुमने कहा कि चलो सब ठीक है, T = μ लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
थोड़ी सी बात म्यू की कर लेते हैं। म्यू को तुम क्या लिख सकते हो, ऊपर में मास नीचे में डेंसिटी, ठीक है, लिख सकते हैं? नहीं, आप ऊपर में मास नीचे में लेंथ लिख सकते हैं। दिस इज हाउ म्यू एम कैन बी फाइंड। अच्छा, अब म्यू को जरा सोचो, म्यू को तुम मास को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? मास को देखो ऐसा, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को लिख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसको लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा L। अच्छा, और समझो, म्यू को डेंसिटी रो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरा एरिया आ रहा है ना, उसको हम A से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि A से एम्पलीट्यूड आने वाला है थोड़ी देर के बाद, वेव है, परेशान हो जाएंगे अपन। इसीलिए हम इस चैप्टर में जो एरिया है उसको S से लिखते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि A अभी एम्पलीट्यूड आएगा, काट दोगे गलती हो जाएगी, इसलिए एरिया को S से लिखेंगे। तो वॉल्यूम का मतलब क्या लिखेंगे हम, हाँ, S इंटू L, और नीचे में हमारा L है, ये निकल लिए, तो म्यू का एक फार्मूला आ गया S रो। तो म्यू का जो फार्मूला है, इसको अब हम म्यू को बोलेंगे S इंटू रो। म्यू का फार्मूला S इंटू रो। ये बस हमने S इसलिए रखा है कि एम्पलीट्यूड से हम जाके कंफ्यूज ना हो। तो आओ, अभी तक क्या बात आई इसके लिए, V की बात क्या आ गई, ये क्या हम क्या कर रहे हैं समझो। हमने क्या किया, ये वेव है, इस तरीके से इसमें एक वजन लगा दिया m, नीचे लग गया mg, इसके कारण इसमें ऊपर लगा टेंशन, और वेव का प्रोपगेशन ऐसे हो रहा है। तो वो वेव की कोई पूछे कि भाई ये जो वेव ऊपर की तरफ गया, नीचे से स्टार्ट होके मान लीजिए, तो इस v की वैल्यू क्या बोलोगे, तुम बोलोगे √T/μ। किसी को लगेगा अच्छा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T = √μ नहीं S रो। कोई कहेगा यार S क्या है, तो मैं बोलूँगा ये रस्सी की मोटाई है, ये रस्सी जो होगी उसका तो कुछ न कुछ इसकी मोटाई तो होगी, तो S मतलब उसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो V को वो ऐसे भी लिख सकता है √T, S नहीं, S के जगह पे लिखेगा πr² और इंटू लिखेगा रो, ऐसे भी लिख सकता है। अब प्रोपोर्शनलिटी की बात करोगे तो यहाँ से एक रिलेशन तुमको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि जो हमारा V है वो प्रोपोर्शनल होगा √1/r² के, यानी कि r² का रूट में आ रहा है, तो ये कहानी खत्म हो, क्या बच जाएगी r, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी वगैरह सब कुछ अपन निकालने आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको लिख लो बेसिक तरीके से। इस पे सवाल आते हैं खूब सारे, खूब सवाल इस पे आपको मिलेगा। चलिए पहला सवाल अब शुरू करते हैं। फर्स्ट, देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 2 मीटर की रस्सी है, उसमें 5 kg का वजन अटका दो। ये रस्सी है, इसमें 5 kg का वजन अटका दो। ये रस्सी है 2 मीटर की, इसमें 5 kg का वजन अटकाया हुआ। अब इसने हमसे बोला, इसको फेंक दो यहाँ से, फालतू। अब इसमें क्या है कि इसके लिए म्यू गिवन है, म्यू बहुत कम है, इतना कम है कि तुम नेगलेक्ट कर सकते हो। म्यू है 10 ग्राम पर मीटर, म्यू मेरे पास दे रखा है 10 ग्राम पर मीटर। अब ये इतना छोटा म्यू है, क्वेश्चन बस इतना डाल के कंफ्यूज कर रहा है। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा म्यू देख के कि यार मास तो है रस्सी में, सोचना दिक्कत क्या आती है, रस्सी में अब मास है। अब जब रस्सी में मास है, इसका मतलब मास होने से हर जगह टेंशन अलग अलग हो जाएगा, तो वो फार्मूला चलेगा नहीं। लेकिन अगर एक नज़र में तुम यहाँ देखोगे तो ये मास नेग्लिजिबल है, 1 मीटर का मास 10 ग्राम है, तो ओवरऑल इस रस्सी को नेग्लिजिबल मानोगे तो तुम इस स्ट्रिंग को मानोगे मासलेस, मतलब ये स्ट्रिंग मासलेस मानो। कारण तुमको बता दिया। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है समझिएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन द वायर। इस वायर में जो वेव प्रोड्यूस हुआ है उसकी वेलोसिटी पूछिए, वायर में जो वेव प्रोड्यूस हुआ है इसकी वेलोसिटी पूछिए।
कितना आया? देखो, सबसे पहले मुझे v निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। v निकालना है मुझे, तो कोई मुझे या तो टेंशन निकाल के बता दे, दूसरा मुझे म्यू निकाल के बता दे। टेंशन निकालने के लिए मुझे एक ही काम आता है, NLM, और म्यू निकालने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो मैं मास को मास डिवाइडेड बाय लेंथ कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। और काम क्या बनेगा? म्यू तो गिवन ही है, तो कोई लोड नहीं है, म्यू गिवन है। सारा खेल है NLM का, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। टेंशन निकालना है, और टेंशन निकालने में इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रस्सी का मास इतना कम है कि नेग्लिजिबल माना गया, टेंशन कांस्टेंट होगा। तो बताओ टेंशन कितना होगा? क्या टेंशन 5G के बराबर होगा क्या? सोचो, नीचे लगेगा 5G और यही ऊपर टेंशन के फॉर्म में, टेंशन हमारा हो गया 5G, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा सीधा इसको पुट किया जा सकता है। देखिए, इसको मिटाता हूँ, बोलिए। तो अब जो मेरा V निकल के आया, वो ऐसा आया, V बराबर आ गया √ टेंशन नहीं 5G बोले तो 50, 5 × 10 कर दिया हमने। अच्छा, नीचे म्यू की जगह पे लिखूंगा 10 ग्राम, बट इसको कन्वर्ट कर लूँगा 10 × 10⁻³ ये ग्राम में दे रखा है, इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर में 5, नीचे 10⁻³ सही है। तो ये यहाँ से वैल्यू आ गए। किसको? म्यू को 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? लेकिन तुमको यहाँ पे म्यू ही तो रखना है, रखना भी तो म्यू है। म्यू पूरी रस्सी का होता है, उसमें 1 मीटर 2 मीटर नहीं होता है। म्यू होता ही है मास पर यूनिट लेंथ, सही है। तो अब इसमें से तुमको जब इसको सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी बताना, है ना। अब देखिए सवाल अगला है, अगला सवाल क्या है इसमें सुनना। ये कह रहा है अब मेरे से आगे बोलू, फाइंड टाइम टेकन बाय वेव, फाइंड टाइम टेकन बाय वेव टू रीच फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द स्ट्रिंग। सुनना ध्यान से, देखो डायग्राम देखो, वेव यहाँ बना और ऐसे 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 करके यहाँ पहुँचा। तो ये रहा रस्सी का बॉटम और ये रहा रस्सी का टॉप। तो वेव को इस बॉटम से टॉप जाने में कितना समय लगा, बॉटम से टॉप जाने में कितना लगा? ये तो आ रहा है तुम्हारा 10√50। अब देखो, अब इस लंबाई का यूज होगा, टाइम चाहिए ना अपने को। तो टाइम, अब तो आज देखो एक्सेलेरेशन की बात यहाँ होगी ही नहीं, और अपने को चाहिए टाइम। तो टाइम का हम सिंपली बच्चों वाला फॉर्मूला, टाइम लगा देंगे हम। डिस्टेंस कितना है हमारा 2 और स्पीड हमारे पास कितना है 10√50। तो आ गया 1/5√50, खत्म। इतना टाइम लगेगा किसमें? ऑफ कोर्स सेकेंड में। सही है क्या? चलो आगे। सबसे पहली बात जो तुमने म्यू के लिए दिया है, तो म्यू जब डिफाइन होता है पूरी रस्सी के लिए डिफाइन होता है, तो मास पर यूनिट लेंथ है, तो उसको पहले डायरेक्ट पूरा दे दिया। तो 2 मीटर अगले सवाल के लिए दे रखा था कि भाई इस वेव को अगर तुम प्रोड्यूस कर दिए, वेव को नीचे से ऊपर जाने में लगेगा कितना समय? तो इतना लगेगा, इतना लगेगा। आइए अगले सवाल पे थोड़ा ढंग का करते हैं इसमें। इस बार क्या करते हैं, एक पुली ऐसे लटकाते हैं, इसका एक पार्ट इधर रखते हैं, दूसरे पार्ट को यहाँ जाके बांध देते हैं, ऐसे बांध देते हैं दूसरे पार्ट को। अच्छा, अब कंडीशन ये है कि दूसरी तरफ वजन लटकाते हैं 2 kg। यहाँ पे 2 kg का वजन लटकाया, 2 kg का, और ये जो रस्सी है इतना, इसका वजन है मान लो लंबाई 0.25, और इस लंबाई को यहाँ से इसको ले लो 2 मीटर, इसको ले लो 0.25 मीटर। ठीक, लिख लो डायग्राम, फिर सवाल लिखो। अब लिखो क्वेश्चन। इफ टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग इज 4.5 ग्राम, इफ टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग इज 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, then find time taken by wave, then find time taken by wave to reach from floor to pulley। मान लो, ध्यान से देखो डायग्राम देखो, जो वेव है ना, ये रहा फ्लोर,
यही है फ्लोर, और वेव यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है और ऐसे 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 करके पुली तक पहुँचा है। तो इस फ्लोर से पुली तक जाने में वेव को कितना समय लगा, ये पूछा है। पूरी रस्सी नहीं, फ्लोर से पुली तक। वन अपॉन 5√10। वाह, देखते हैं कैसे निकला। 0.25, 25 सेंटीमीटर। आइए, सब तो बात की बात है, करते हैं। देखिए समझे, सबसे पहले भाई मुझे वेलोसिटी चाहिए। v इक्वल्स टू होता है √T/μ, मतलब सबसे पहले मुझे टेंशन चाहिए। कोई टेंशन नहीं, टेंशन तो पहले ही आ चुका है। कितना है? 2g, मतलब 2 × 10, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2g। अच्छा ठीक है, अब वापस अब मुझे चाहिए म्यू की। देखिए म्यू हमारे को चाहिए मास। अब ये थोड़ा फालतू का कैलकुलेशन, मास अपॉन लेंथ। अब तुम सोचो, खुद बताओ, मास तो देखो दिया है कितना, 4.5, तो 4.5 नहीं, 4.5 × 10⁻³ अब बताओ ध्यान से, लेंथ कितना लूँगा? पूरा, क्योंकि म्यू डिफाइन होता है पूरी रस्सी के लिए। तो ये लिखा जाएगा 2.25, ठीक है, 2.25, वो भी मीटर में। तो ये 2.25 से 2 टाइम कट जाएगा, तो 2 × 10⁻³ आ गया। तो मेरे पास म्यू आया हुआ है, 2 × 10⁻³ अब बस इस म्यू को यहाँ रखूँगा। अब बताओ ईमानदारी से v कितना आया? कितना? v 100 आएगा ना? v आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। v आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है, ठीक है। जैसे v हमारा 100 आया, फिर मन खुश। अपने को पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, जाना कितना है? 2 मीटर, और नीचे क्या रख दूंगा? 100 आ गया। तो तुम कुछ और बोले थे, हाँ इतना सेकेंड, सही है। चलिए, ओवरऑल बात यह है कि बस लॉजिक समझ लेना है, काम हो जाता है यहाँ पे। जैसे एक सवाल थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं, हल्का सा, इसको मिटाओ। अभी तक तो कहानी क्या हो रही थी कि टेंशन हमारा सेम था, टेंशन अलग भी तो हो सकता है। टेंशन अलग होगा तो थोड़ा सा आपको, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी हमने एलएम में कर रखी है कि टेंशन अलग होगा तो कैसे निकालें। तो अगले सवाल में थोड़ा सा टेंशन डिफरेंट करते हैं, रस्सी में वजन डाल देते हैं, तो क्या होगा। जैसे एक सवाल है नीट 2016 का, उसको समझना उसने क्या किया था। नीट 2016 के सवाल में उसने क्या किया, बात वही है, बस पूछा कैसे है। देखिए ये रस्सी, इसमें से एक वज़न ऐसे लटकाया। रस्सी का जो वज़न रखा गया है वो रखा गया है m1, ये रस्सी है, इस रस्सी का वज़न रखा गया है m1, और नीचे जो ब्लॉक है उसका वज़न रखा गया है m2। नीचे जो ब्लॉक रखा गया उसका वज़न रखा गया है m2। लेंथ मान लीजिए l है। अब लैंग्वेज मान लो मैं लिखा देता हूँ। सपोज करिए रस्सी से ऐसे वजन को लटकाओगे तो रस्सी में टेंशन डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा तो वेव प्रोड्यूस होगा, वेव प्रोड्यूस होगा तो वेव चलेगा भी आगे। तो मान लो कि वेव नीचे से चल के ऊपर तक गया, वेव नीचे से चल के ऊपर तक गया। अब ज़रा सोच के देखो, वेव नीचे से चल के ऊपर की तरफ गया, बहुत अच्छा। अब वेव का प्रोपगेशन हुआ होगा तो वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करी होगी? टेंशन पे। अब टेंशन चूँकि यहाँ अलग अलग होगा क्योंकि रस्सी में वजन है, तो इसीलिए हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, है ना।
तो इसका मतलब अब हमसे इसने वेलोसिटी नहीं पूछा है, इसने कहा है कि अब आप वेवलेंथ का रेशियो बता दो कि जो वेव प्रोड्यूस हुआ है उसके वेवलेंथ का रेशियो बता दो। मतलब यहाँ जो वेव बना बॉटम पे उसका नाम दिया λ1 इसके वेवलेंथ का, और जो टॉप पे पहुँचता तो उसका वेवलेंथ λ2। अरे ऑफकोर्स वेवलेंथ अलग अलग होगा। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताओ λ2/λ1 क्या होगा। λ2/λ1 क्या होगा, कुछ भी निकाल दो तुम, λ1/λ2 जो भी तुम्हारी इच्छा हो। समझाऊं, देखिए हम तो जानते हैं v का एक ही हाल होता है, वो होता है √T/μ। अच्छा चलिए अब ज़रा अच्छी बात समझो, लेकिन इसने v नहीं पूछा था तो v को हम लिखना जानते हैं। v इक्वल्स टू क्या होता है, f लैम्डा इक्वल्स टू होता है T/μ। f से मैं फ्रीक्वेंसी कहना चाहता हूँ। बताओ क्या फ्रीक्वेंसी सेम रखूँगा? हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखिएगा, पूरी फिजिक्स में काम आता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, इसी कारण से जब हम लाइट पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन होता है, मीडियम बदलते हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है और लैम्डा वगैरह सब बदल जाता है। तो यहाँ से देखो अगर म्यू कांस्टेंट है, अगर म्यू कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में लैम्डा किस पे डिफाइन होगा, है ना? तो वहाँ पे लैम्डा डिफाइन होगा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू √/T। यहाँ से अगर हम देख रहे थे तो हमको लग रहा था v डिफाइन होता है v प्रोपोर्शनल √/T, मतलब जो हाल वेलोसिटी का वही हाल लैम्डा का। तो मतलब सारा का सारा काम है कि सिर्फ टेंशन निकालो। तो यहाँ का टेंशन निकालोगे तो इसका नाम तुम दोगे T1, और जब तुम यहाँ का टेंशन निकालोगे तो इसका नाम तुम दोगे T2। तो बस टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने में कोई टेंशन नहीं है, जहाँ से टेंशन पूछो वहाँ से रस्सी को काट के अलग कर लो। मान लो तुमको यहाँ का टेंशन पूछा, ठीक है, तो यहाँ का टेंशन कितना होगा बताइए? हाँ बिल्कुल m2g। लेकिन यहाँ का टेंशन के लिए रस्सी काटोगे पूरा वजन कटेगा, ऐसे काटो, हाँ दोनों, तो ये आ जाएगा हमारा m1 + m2 × g। बस चिपका दो, चिपका दो। अब बता दो, यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। λ2/λ1 अपने को चाहिए था, इक्वल्स टू √ है ना T2, ये आ जाएगा हमारा m1 + m2 × g अपॉन, यहाँ से आ जाएगा हमारा सीधा सीधा m2 × g, काट दूंगा, आ गया आंसर, आ गया m1 + m2 अपॉन m2 √/। इस तरीके से वेवलेंथ भी पूछा जा सकता है, नीट 2016 में इसने पूछ भी लिया। ये है बात। एक सवाल मैं अपनी तरफ से तुमको बता रहा हूँ, ये जो वेलोसिटी आती है ना, ये साउंड की जो वेलोसिटी आती है क्या है एक्चुअली? ये वेलोसिटी तो है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है। लिखो, कहीं लिख लेना, एक जगह लिख लो कि v = √T/μ में ये जो वेलोसिटी है ये विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। अब तुमको ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि कभी कभी ये क्या करते हैं, लिफ्ट दे देते हैं, लिफ्ट। अब जरा सोचिए, ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्वेश्चन आ सकता है, समझ देता हूँ। देखिए ये क्या किया, इसने एक लिफ्ट दे दिया, लिफ्ट ऐसे है, और ये पूरा लिफ्ट को ही ऊपर भेज रहे हो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से। और थोड़ी और बदमाशी कर सकते हैं, लिफ्ट का एक्सलेशन भी ऊपर दे दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब इस लिफ्ट में से क्या करो, एक कोई लटका लो, कोई रस्सी, ऐसे लटका लो रस्सी, इस रस्सी में एक वजन लटका दो, कुछ भी करके, और तुम यहाँ वेव प्रोड्यूस कर दो, और ऐसे करके वेव को नीचे से ऊपर चलाओ। मान लो इसमें वजन m है, और तुम क्या करो, 2 ऑब्जर्वर बिठा दो। एक ऑब्जर्वर को बिठा दो लिफ्ट में, जिसका नाम रख दो ऑब्जर्वर नंबर 1। एक ऑब्जर्वर को रख दो लिफ्ट के बाहर, इस ऑब्जर्वर को नाम दे दो, ग्राउंड पे रखो इसको, इसका नाम दे दो ऑब्जर्वर नंबर 2 O2, ये ग्राउंड पे है।
अब तो किसी ने कुछ कैलकुलेशन करा होगा, कुछ हुआ होगा। तो मान लो कि इस आदमी ने, किसी ने कैलकुलेशन किया और कहा कि भैया v की वैल्यू आ रही है 20 कुछ और ले लो, 30 मीटर पर सेकेंड। कैसे? तो कहोगे भैया मैंने तो यूज़ किया था √T/μ, तो मुझे ऐसा मिला। और सवाल किया गया भाई कि O1 को क्या महसूस होगा और O2 को क्या महसूस होगा। सब सॉल्व कर दिया मैंने, बस आपको लिखना है। O1 कहेगा 30 मीटर पर सेकेंड, O1 कहेगा 30 मीटर। O2 कितना कहेगा? 50 कहेगा, क्योंकि 30 से तो जा ही रहा था, 20 से तो सिस्टम भी जा रहा है। तो ये कहेगा 30 + 20, ये कहेगा 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब तुम समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो वेलोसिटी आती है ये है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ये विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आती है। ऑब्जर्वर बदलेगा, बदल जाएगी वेलोसिटी। एक और अच्छा सवाल, कहाँ ठीक हुआ उससे, फर्जी चॉकलेट बोला नहीं जा रहा। आपको पढ़ाने के बाद 2 दिन नहीं बोलूँगा, कल संडे है, कल बोलना ही नहीं, मौन व्रत। गले को आराम चाहिए। आइए अगला इसको करते हैं। अब थोड़ा सा मामला बदल रहे हैं इस तरीके से। इसमें क्या करते हैं, चाहे थोड़ा अलग वाला सवाल करो। रस्सी में तुम वजन डालो, लिखो तो लैंग्वेज। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is capital L. Total length of string is capital L. Mass of string is capital M. Mass of string is capital M. अब कोई वजन नहीं लटका रहे, इसका खुद का वजन है M, इसका खुद का वजन m है और मास तो l है इसे। अब आपसे पूछा है, पूरा टेंशन मत बताओ, तुम तो यहाँ पे बताओ कि यहाँ से x दूरी पर साउंड की स्पीड क्या होगी। लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम बॉटम। Find velocity of wave at a distance x from bottom. At a distance x from bottom. Velocity of wave at a distance x from bottom. सिर्फ इतना। तो मैं तो यहाँ से काटूंगा x दूरी पर। तो मुझे तो भैया वेलोसिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला आता है, √T/μ। अब सारा खेल यहाँ t का है, क्योंकि म्यू तो मुझे पता है, मास बाई लेंथ होगा, है ना। t चाहिए, t निकालने के लिए मुझे इतना मास को काट के अलग कर लेते हैं। ऐसे आपको आता है, लेकिन एक बार चलिए। तो नीचे यहाँ पे इसका कुछ लगेगा m', ऊपर में यही लग रहा होगा टेंशन, कुछ होगा, मान लो इसका नाम भी T' दे दो। तो ये जो m' लगेगा, तो देखिए पूरा का पूरा अगर L लेंथ में लेता तो मास m मिलता भैया, यूनिट लेंथ लेता तो मास मुझे मिलता m/L। अब कि मैं सिर्फ x ले रहा हूँ तो इसमें मिलेगा मुझे m/L गुणा x। तो ये जो T' आएगा, ये आएगा मेरे पास m/L गुणा x।
इंटू जी। हो गया। तो ये यहाँ से वेलोसिटी जो आएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास √t नहीं, t के जगह पे लिख दूंगा m/l इंटू एक्स इंटू जी अपॉन म्यू के जगह पे m/l काट दूंगा। सही है, ये लिखा है, ऐसे तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ओ मास पर यूनिट लेंथ पता है म्यू, ओके सीधा सीधा म्यू इंटू जी, समझ रहे हो? तो ऐसे भी बात बन जाती। म्यू इंटू एक्स करूँगा तब उसका पूरा मास मिल जाएगा, उसको जी से गुना कर सकता था, तो बात वही आती। तो यहाँ से v आया है दोस्तों √xg, तो v की वैल्यू √xg। तो ये तो एक छोटी सी बात है, परंतु सवाल ये नहीं था, ये तो सवाल का एक पार्ट है। वो पूछ सकते हैं तुमसे v और x के बीच ग्राफ बनाओ, बना सकते हैं अपन। v और x के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। वापस से फेस किसकी तरफ रहेगा? x की तरफ। तो बना दो एक बार v और x के बीच ग्राफ, v और x के बीच ग्राफ बना दो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आने के चांस हैं, लिख लीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आने का चांस नीट 2024, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच फ्रॉम बॉटम टू टॉप। पल्स को बॉटम से टॉप जाने में कितना समय लगा? ये बेस्ट क्वेश्चन है। बॉटम से टॉप जाने में कितना समय लगा? बॉटम से टॉप जाने में कितना समय लगा? हाँ कितना? L/√g। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी यहाँ पे हर इंस्टेंट की अलग अलग होगी, तो तुमको यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला तो यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने लगा दिया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस को l ले लिया और स्पीड को अगर तुमने xg कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे डाटा कांस्टेंट नहीं है। आपको हर पॉइंट पे अलग अलग टेंशन आना है, हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ से उस वेलोसिटी के हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट वगैरह चेक करके v इक्वल्स टू dx/dt डालना पड़ेगा, तब जाके इंटीग्रेशन करके तब जाके आप टाइम निकाल पाओगे। जैसे आपको बेसिक प्रोसेस अगर मैं यहाँ से बता दूँ, t तो निकालना है, जैसे बता दूँ तुमको आसानी से, v इक्वल्स टू तुम क्या लिखोगे? √xg। v को क्या लिख सकते हो? dx/dt। तो dx/dt इक्वल्स टू क्या लिखोगे? √xg। तो यहाँ से तुमको क्या करना पड़ेगा? dx को इधर छोड़ देना, ये क्या आ जाएगा? √xg को यहाँ ले आओ और यहाँ पे छोड़ दो dt को। अब इसको तुम रीअरेंज करके इधर टाइम की लिमिट डालोगे, इधर x की लिमिट डालोगे कहाँ से? 0 से लेके l तक, और टाइम की लिमिट कहाँ से डालोगे? 0 से लेके t तक। तब सॉल्व करोगे डायरेक्ट t आएगा। ये तो एक बेसिक प्रोसेस है, बात समझे? थोड़ा सस्ता प्रोसेस भी है मेरे पास, इसको समझ गए ना? ये बेसिक यही है भाई साहब। थोड़ा सस्ता प्रोसेस बताता हूँ। सस्ता प्रोसेस ये है कि मुझे पता है v इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? √xg। v इक्वल्स टू मेरे पास है √xg। यहाँ से एक्सलेशन निकाल के देखो, तो यहाँ से एक्सलेशन निकाल के देखो। अगर एक्सलेशन कांस्टेंट आ गया तो डायरेक्ट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² लगा देंगे। v को यहाँ से v से एक्सलेशन निकाल के देखो, v इक्वल्स टू √xg की हेल्प से एक्सलेशन निकाल लीजिए। v इक्वल्स टू √xg की हेल्प से एक्सलेशन निकाल लो। देखो v को तुम क्या लिख सकते हो? अब x का फंक्शन है, करके देखो फटाफट, आ जाएगा आ जाएगा। एक्सलेशन निकाल के देखियो, कांस्टेंट आएगा। a चाहिए अपने को, a चाहिए। कर दूँ देखो, a इक्वल्स टू एक और फार्मूला होता है v dv/dx, जानते हैं अपन। a इक्वल्स टू v नहीं, क्या लिखूँगा? √xg, और ये d/dx किसका होगा? v का। d/dx होगा v का। अब जरा देखो v के जगह पे कौन आ रहा है मेरे पास? √xg आएगा।
रूट जी बाहर कर दीजिए, तो a बराबर आ रहा है अंडर रूट एक्स जी इधर से, रूट जी बाहर कर दो, अब डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, रूट एक्स का, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन ध्यान में है, करने आता है 1/2 रेट एक्स, कर दूँ क्या जल्दी, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो a इक्वल्स टू आ गया रूट एक्स रूट जी और 1/2 रूट एक्स, काट पीट कर दो, काट दो, देखो क्या आया g/2, देखो a इक्वल्स टू g/2, थोड़ा जल्दी कर दिया, a इक्वल्स टू g/2, ओहो a इक्वल्स टू g/2 मतलब मन हमारा खुश होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो सीधा सीधा क्या लगा सकता हूँ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² लगा सकता हूँ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। और अच्छा सोचो, अब जब वेव की शुरुआत हुई है बॉटम से तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। और बताओ s का काम कौन करेगा, l इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0 और ये हो गया हाफ, a नहीं g/2 इंटू t²। अब हो गया l इक्वल्स टू, ये हो गया g की जगह क्या रखूँगा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये आ गया है मेरा 5, ये आ गया है मेरा t²। सही है क्या, 5/2 t² बराबर l। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी, बताओ कितना आया। हाँ वो जब मान लो तुम जी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो जी छोड़ दो, जी छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये सवाल पूछा जाता है और मेरे ख्याल से ये आपको आएगा इस बार, ऐसे मुझे अनुभूति हो रही है। तो t इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट l/g, अगर ये कह रहा है जी छोड़ेंगे तो आपका आएगा t इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट l/g, t इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट l/g। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू। ये सवाल बहुत अच्छा है, तुम रिवीजन के लिए इस सवाल को रखो कि भाई मुझे को तो बस सिर्फ इस तरीके से बोला जाए कि भाई अगर मास आ जाए तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग, या फिर ऐसा कह दूँ हर पॉइंट पे टेंशन अलग, जिसके कारण हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग, तो फिर इस तरीके से बात हो गई। रस्सी में वेव अगर चल रहा होता है तो अभी जो बात हो रही है ये ट्रांसवर्स वेव की बात है। ट्रांसवर्स वेव के लिए हमारे पास टेंशन पता होना चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ पता होना चाहिए। डाटा कांस्टेंट का भी कर लिया हमने, वेरिएबल का भी कर लिया, सब कर लिया। तो इस तरीके से आप ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला टॉपिक अगली क्लास में।